नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जनता का फैसला सामने आ गया है। रुझानों में बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि गठबंधन में शामिल कांग्रेस कोई खास कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन जम्मू में कांग्रेस ने जरूर बीजेपी का खेल बिगाड़ा है। जम्मू के सभी 43 सीटों में जीत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी को जम्मू में कांग्रेस ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक लिया है। उधर काउंटिंग के शुरुआती दौर में कांग्रेस हरियाणा में बहुमत के साथ सरकार बनाते दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ी, रुझान बिल्कुल ही पलट गए। हरियाणा चुनाव के रुझानों में शुरुआती बढ़त के बाद कांग्रेस के पिछड़ने पर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग का डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। प्रशासन पर दबाव डालने के लिए डेटा देर से रिलीज किया जा रहा है। हरियाणा में तीसरी बार जीत के साथ बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। बीजेपी पहली पार्टी होगी जो तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। दरअसल 1980 में अपनी स्थापना के 2 साल बाद ही बीजेपी हरियाणा चुनाव में उतरी थी। बीजेपी ने 1982 के चुनाव में 6 सीटें जीती थी, 1987 में 16, 1996 में 11, 2000 में 6 और 2005 में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2009 में भी पार्टी डबल डिजिट में नहीं पहुंच सकी थी और 4 सीटें ही जीत सकी थी। हरियाणा चुनाव में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 के चुनाव में आया था, जब बीजेपी ने 33.3% वोट शेयर के साथ 47 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा, लेकिन सीटें घट गई और पार्टी 36.7% वोट शेयर के साथ 40 सीटें ही जीत सकी थी। अब तक के रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो यह सूबे के चुनावी इतिहास में पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। तो जिस तरह से लगातार वोटों की गिनती जारी है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि एग्जिट पोल जो रिजल्ट्स बता रहे थे वो बिल्कुल नकार दिए गए हैं। वास्तविकता से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा। आपको हम बता देते हैं कि एग्जिट पोल्स जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की तरफ इशारा कर रहे थे और हरियाणा में कांग्रेस को क्लीन स्वीप दिखाकर सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे। लेकिन देखिए, मामला कंप्लीट उलट गया। अब हरियाणा में जिसे वो लूजर बता रहे थे यानी भारतीय जनता पार्टी, वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर में जब हंग असेंबली की बात कर रहे थे, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन तकरीबन 52 सीटों के साथ अभी के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह के नतीजे दिखाए जा रहे थे एग्जिट पोल्स के माध्यम से, उसने लोगों के मन में यह बेचैनी बढ़ा दी थी कि क्या तीसरी बार बीजेपी वाकई सरकार बना भी पाएगी वहां या नहीं। लेकिन यदि मौजूदा आंकड़ों को मद्देनजर रखें और अभी तक के ट्रेंड्स के अनुसार बातचीत करें तो बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन अब तक के इतिहास में हरियाणा विधानसभा चुनावों में रहा है और खासकर तब जब एंटी इनकम्बेंसी की भी लहर थी। लगातार 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद लोगों ने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है और पिछले सभी बार की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देती हुई नजर आ रही है। लगातार हम बातचीत कर रहे थे चुनावों के दौरान, उसके पहले और उसके बाद भी, कि इस बार कांग्रेस ग्राउंड पर मजबूत दिख रही है।
तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना था और ग्राउंड से जो छनकर खबरें आ रही थी उससे भी यही अंदेशा था कि कांग्रेस इस बार काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस को 35 सीटें अभी तक मिलती हुई दिख रही है। एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जरूर बनकर उभरी है, लेकिन अभी भी हरियाणा में वह सत्ता से दूर है। और सोचिए, राजनीतिक गलियारे में ऐसी भी खबरें चल रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा अगले सीएम होंगे और इतवार को तो रात में वो दिल्ली भी पहुंच गए थे, संभवतः आला कमान से बातचीत करने के लिए कि उनके नाम पर मुहर लग जाए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। लेकिन अब क्या उसकी उम्मीद की जानी चाहिए या फिर यह सफर ही रह गया? जिस तरह से अभी नतीजे आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। और आज के इस सियासी उठापटक के बीच और लोगों के मत से जो रिजल्ट सामने आया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर सभी मुद्दों को छुएंगे, बातचीत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रदीप सिंह साहब जुड़े हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे आदर्श कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं और संभवतः थोड़ी देर में कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता तमजीद अहमद साहब भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सर प्रदीप सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज तो खुश आप बहुत होंगे क्योंकि बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन, यदि मौजूदा आंकड़ों को हम नतीजे ही मानकर चले तो हरियाणा में रहा है। और खास बात यह है कि 2019 में आपको कुछ सहारों की जरूरत पड़ी थी। इस बार तो बिना सहारों के ही आप उस मैजिक नंबर को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल में आप दूर दूर तक इन आंकड़ों के पास नहीं थे। ऐसे में इस कामयाबी का क्या मूल मंत्र रहा, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? और लगातार हैट्रिक मारने के लिए आपने ऐसा कौन सा गुल खिलाया था जो जनता आपकी मुरीद हो गई और तमाम विरोधी धराशायी? बहुत आभार, धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं उन कार्यकर्ताओं को नमन करना चाहूंगा जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे अफवाहों को नहीं फैलने दिया, जनता तक सच्ची बात पहुंचाई। लोकसभा चुनाव इसके उदाहरण है कि किस प्रकार से विपक्षी इस बार जो है अफवाहें फैलाने में सफल थे आम चुनाव में। लेकिन चूंकि हरियाणा जो है एक जागरूक राज्य है, उसको अपने विकास, अपनी सुरक्षा पे विशेष वो अपना ध्यान देते हैं। और साथ ही हमारा नेतृत्व, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, ये सारा श्रेय उनको है। और अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी 2 बज गए हैं। हालांकि परिपाटी ये रही है कि 12 बजे तक जो रुझान रहते हैं उन्हीं को जो है आगे माना जाता है और वो सत्य भी स्थापित होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जलेबी जो है ना, लोकल हलवाई की दुकान की अच्छी होती है। जलेबी फूड पैकेज नहीं होती है और उसको फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। ये चाहे आप व्यंग कहें, चाहे आप अपने बात की शैली को रखने का तरीका कहें, जनता उसे ही स्वीकार करती है जो यथार्थ में, जो सत्य में सत्य होता है। आप थोड़ी देर के लिए जो है भ्रम पैदा कर सकते हैं, आप परेशानी कर सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन है। जनता अपने भविष्य को ध्यान में रख करके निर्णय लेती है और देवतुल्य जनता ने आज अपना काम कर दिया। जो उन्होंने जो जनादेश दिया है, जो उन्होंने आईना दिखाया है, ये देखिए पिछली बार जो है हमें सहयोग की जरूरत पड़ी थी। जनता को पता लगा कि अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो क्या हो सकता है, किस प्रकार से बाधित हो सकता है प्रदेश का विकास। तमिलनाडु और हरियाणा की जो ग्रोथ है, जो टैक्स का जो है रेवेन्यू है वो बराबर है। तो कोई भी जो है ना पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। सब लोग हाइक चाहते हैं अपने जीवन स्तर में, अपनी सुरक्षा में, अपने विकास में। और अच्छी तरह से सबको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन चलिए, बात हरियाणा से निकली है। हरियाणा में तो आप हैट्रिक मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कसक रह सी गई। आपने धारा 370 एब्रोगेट किया, आर्टिकल 35 से हटाया। इन सबके बावजूद आपने यह कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बाकी समूचे भारत के साथ है, तो वो भारत का अभिन्न हिस्सा ही, लेकिन समूचे भारत के समावेशी अप्रोच के साथ उसको डेवलप किया जाए।
ना कि उसको एक ब्लॉक की तरह छोड़कर स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए उसे डेवलप किया जाए। लेकिन क्या ऐसा लगता है, दोनों जगह मैसिव वोटिंग हुई है, वहां क्यों चूक हो गई? प्रदीप सिंह साहब जी देखिए, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर उस कार्य को करने में वहां पर सफल रही है जो भी किसी भी राज्य के विकास के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। वो सारी योजनाएं वहां लागू की गई, आयुष्मान योजना से लेकर के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने तक। लेकिन देखिए, ये भी सत्य है कि जनता का मत असली होता है, तो जनता ने अपने हिसाब से जो है अपना फैसला दिया है। हम इसे भी स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार से हम दूसरी बातों को स्वीकार करते हैं, हम इसे भी स्वीकार करते हैं कि जनता, वहां भी जनार्दन है, वहां की जनता हमारी विरोधी नहीं है। वहां की जनता ने जैसा उचित समझा उस प्रकार से उन्होंने मत दिया है। इसे हमें स्वीकार करना होगा और हम इस पर आत्ममंथन करेंगे आगे चल करके। लेकिन सच्चाई यही है कि आज लोकतंत्र की जीत है और जो विरोधी दल, अभी देखिए अब शाम तक चर्चा होगी, बेचारी ईवीएम की तो आज इज्जत ही लुटेगी। किस प्रकार से लोग अपनी बातों को कहेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो चुनाव आयोग को शिकायत भी की है, लेकिन उससे जनता के मन पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर उस हिसाब से एक दूसरा जिसको बोले कि हर राज्य की अपनी एक विशेषता होती है। हमने वहां पे पीछे गठबंधन में शासन हमने चलाया है शासन वहां पे, लेकिन ये आज की सत्यता है, इसे हम स्वीकार करते हैं। सरकार जो संवैधानिक तौर पे जितना कुछ कर सकती है उसमें कोई कोताही नहीं बरती, उसमें कोई ठीक है। तो इस हिसाब से 2 राज्यों में चुनाव हुए, आपका स्ट्राइक रेट 50% है। हमारे साथ तमजीद अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता। स्वागत है अहमद साहब आपका। लेकिन एक कसक सी रह गई, जिस लगातार हम इस पर चर्चा करते हुए आ रहे थे। अहमद साहब सुन पा रहे हैं ना आप मुझे? निश्चित रूप से हाँ, सवाल सुन लीजिए। मैं बस आपकी वॉइस को चेक कर रहा था कि आप कनेक्ट हो पाए कि नहीं। अहमद साहब, एक कसक सी तो रह गई है, जैसे बीजेपी के लिए भी रही जम्मू कश्मीर में, वैसे आपके लिए भी रही है हरियाणा में। और ये कसक बड़ी है क्योंकि इसकी कल्पना ना तो आपने की होगी, ना वहां पर ग्राउंड पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने, और ना ही काफी राजनीतिक विश्लेषकों ने। हमने कई हफ्तों से इन चर्चाओं को आगे बढ़ाया है। एग्जिट पोल्स के कंप्लीट फॉर्मूले को धता बताते हुए इस बार मैजिक नंबर में बीजेपी पार करती हुई नजर आ रही है। कहां चूक रह गई? हरियाणा क्यों नहीं फतह कर पाया आप? क्या कारण रहे? क्या अंतरकला इसका प्रमुख कारण रहा? अहमद साहब देखिए, निश्चित रूप से हम लोग भी इस नतीजे को देखकर हरियाणा का जो भी नतीजा अभी तक हम लोगों के सामने आया है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि एक सिस्टमेटिक फेल्योर है। सिस्टमेटिक फेल्योर सिर्फ उसको आप कांग्रेस पार्टी जोड़ के नहीं देख सकते। जितने राजनीतिक विश्लेषक थे, जितना भी एग्जिट पोल आपने देखा होगा, जितने भी लोग, वहां की जनता जिस तरीके से वोकल थी कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से यहाँ से सफाया करना है। और हमारी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भी अगर आपने देखा होगा तो 11 बजे तक वहां कोई पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि उनको भी नतीजे का पता था कि ये कैसे क्या आने वाला है। अचानक से कौन सा जादू हुआ, क्या हुआ, ये बड़ा सवालिया निशान है इस पे कि हुआ क्या कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे ही परिवर्तित होने शुरू हो गए। तो क्या मंथन करना होगा अब आपको फिर से नए सिरे से? और दूसरा बात यह कि क्या आपको लगता है जो वोटर्स वोकल थे वो तो वोकल थे, लेकिन साइलेंट वोटर्स की टोह आपको नहीं लगी? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि वोटर भी अगर हरियाणा में जो भी गया वोटर इतना वोकल था, अगर आपने देखा हो कि वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे। आधे ज्यादा प्रत्याशी ने बीच चुनाव में भी इन्होंने बुढ़िया बिस्तर बांध दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपने देखा हो तो हरियाणा में सिर्फ एक ही नैरेटिव पे चुनाव लड़ रहे थे कि शैलजा जी नाराज है, शैलजा जी नाराज है। ना तो अपने काम पे बात कर रहे थे, ना तो क्या करने वाले उस पे बात कर रहे थे। तो उसके बावजूद अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो बड़ा क्वेश्चन मार्क इस पे खड़ा हो गया है। क्वेश्चन मार्क तो है, और अब आपने शैलजा जी का नाम ले लिया है। छोटी सी बात मैं कहकर खत्म कर रहा हूँ बात। अगर सब कुछ इनके फेवर में ही चल रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग का जो डाटा है वो इतने धीरे क्यों चल रहा है। और फिर जो मीडिया चैनल हमेशा उनका रिपोर्ट सबसे अलग होया करती थी, जितने भी टीवी चैनल की रिपोर्ट मतगणना के दिन सबसे अलग होती थी, वो अचानक जो चुनाव आयोग का डाटा था उसको मानना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग इतने धीरे क्यों डाटा दे रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। अभी तक पूरे सारा मतगणना संपन्न क्यों नहीं हो पाई, ये भी एक सवालिया निशान है। तो बहुत क्वेश्चन खड़े हो चुके हैं। जिस तरीके से 1 साल पहले मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो बदला था पैमाना,
वो कहीं ना कहीं उसका भी असर हम लोगों को नजर आ रहा है कि वो भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से पूरा कंट्रोल्ड वे में काउंटिंग हो रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अभी हम लोग भी आकलन कर रहे हैं, कहाँ चूक हुई क्या हुई, तो अलग विषय है। ठीक है, ये तो खैर आप बाद में मंथन कीजिएगा, लेकिन एक स्पष्ट सवाल है, क्या उम्मीद अभी भी आपकी बाकी है? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हार जीत ये एक अलग पहलू है। उम्मीद हमेशा बाकी है, हम जनता की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। नहीं, हरियाणा में अभी भी आपको लग रहा है कि आप जीत सकते हैं या आप स्वीकार? निश्चित रूप से कंप्लीट होने दीजिए, काउंटिंग कंप्लीट होने दीजिए। हम पूरी पैनी निगाह लगा के रखे हैं। चुनाव आयोग भी हमारे डेलीगेशन पहुंचा हुआ है, तो पूरे निगाह लगा के रखे हुए हैं। वो तो जयराम रमेश साहब की चिट्ठी हम अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या देखी है जयराम रमेश साहब की चिट्ठी, जहां उन्होंने कहा है कि ECI डेटा अपलोड करने में देरी करा है। बहरहाल आदर्श कुमार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर वरिष्ठ पत्रकार। आदर्श साहब, मतलब इसके बारे में तो कल्पना से परे बात हो गई। एग्जिट पोल्स भी धराशायी हो गए, ग्राउंड से जो खबरें छनकर आ रही थी वो भी धराशायी हो गई, तमाम विश्लेषण भी धराशायी हो गई। ऐसे में यह जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यदि मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से बात करें इस वक्त के हरियाणा में बीजेपी के लिए आ रहे हैं, तो आप इस पूरे रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं? और जम्मू कश्मीर जहां पर हंग असेंबली की संभावनाएं जताई जा रही थी, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा और फिर कश्मीर पर आपका टेक सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिजल्ट आए हैं, निश्चित तौर पर आपने कहा कि चौंकाने वाले हैं, और इस रिजल्ट की उम्मीद बीजेपी भी नहीं कर रही थी। उससे भी लग रहा था कि जो रिजल्ट आए हैं एग्जिट पोल के वो शायद सही हो, और इस वजह से एक मायूसी भी नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो ये नतीजा सामने आया है वो एक चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन ये इस बात की तरफ भी संकेत करता है कि कई बार हम जो है आकलन लगाने में असमर्थ हो जाते हैं। जिस तरीके से जनता का मूड होता है और जिस तरीके से जनता ने तीसरी बार भरोसा जताया है, वो अपने आप में बीजेपी के लिए एक काफी खुश करने वाली चीज है कि उन्होंने जो भरोसा जताया, तमाम मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, जाट के मुद्दे थे, और इन सब चीजों में ये भी कहा जा रहा था कि काफी देर से जो है खट्टर को हटाने का निर्णय लिया गया, तो उसका भी नकारात्मक असर पड़ा होगा। लेकिन ये सारी बातें जो है वो एक तरीके से बेकार साबित हुई, और जनता ने जिस तरीके से भरोसा जताया है बीजेपी पर, वो जो है एकदम चौंकाने वाला है। और साफ साफ कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि किस तरीके से वो आगे चल रही थी, और किस तरीके से उसके अनुमान थे, और किस तरीके से उसके दावे भी थे। तो वो कहाँ पे कमी रह गई, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जनता ने उसे उस तरीके से तवज्जो नहीं दी। तो कांग्रेस के लिए तो आत्ममंथन का समय है। देखिए, ये कहने वाली बात है कि ठीक है, अभी पूरी तरीके से परिणाम निश्चित तौर पर लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश मुझे नहीं दिखती है। हाँ। तो इसलिए जो है ये जो परिणाम है, ये कांग्रेस के लिए आत्ममंथन करने की जरूरत है, और बीजेपी के लिए ये एक जो है सुखद संकेत है कि जहां से उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जहां से वो नाउम्मीद हो चुकी थी, तो वहां की जनता ने जो है तीसरी बार भरोसा जताया है। तो बीजेपी की जिम्मेदारी जो है वहां बढ़ जाती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब रहती है तो जनता की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो अब बीजेपी को देखना है कि वो किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करे। और जम्मू कश्मीर के नतीजे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर के अगर व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो मैं बहुत आश्वस्त था, क्योंकि जिस तरीके से वहां का जो एक तरीके से हमेशा से मैंडेट रहा है कि वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां रही है वो ज्यादा मजबूत स्थिति में रही है, और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला वगैरह थोड़े से सक्रिय रहे हैं, उनकी अपनी पैठ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमेशा से जो है एक बेहतर पोजीशन में रहती आई है वहां पे। और जो उस ऐसी जगहों पे राष्ट्रीय पार्टी के लिए जगह बनाना जो है वो काफी मुश्किल होता है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, और जिस तरीके से जो है एक वहां माहौल कायम किया, और 370 का जिस तरीके से मुद्दा था, तो वो एक
लग रहा था कि जनता जो है उन मसलों को सोचेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और जिस तरीके से जो रिजल्ट आए हैं उससे लेकर के मुझे ऐसा लगता है कुछ और सीटें आ सकती थी, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उसमें बीजेपी ऐसा मान करके नहीं चल रही थी कि उसे पूरी की पूरी सीटें आएंगी। और इस लिहाज से जो है बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उसे हरियाणा अगर हरियाणा राज्य में बहुमत अगर हाथ लगी है तो उसके लिए संतोषजनक होना चाहिए। हाँ, वो तो एक फैक्टर है ज्यादा सेलिब्रेशन करने के लिए। प्रदीप सिंह साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह साहब, क्या लगता है कि आपको कौन सी वह स्ट्रैटेजी रही जो आपको इतनी बड़ी जीत दे गई? क्या मनोहर खट्टर साहब को टाइम पर साइड करना, क्योंकि जनता के मन में उनके प्रति असंतोष था, बागियों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना, नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारना, ऐसी ये मतलब कुछ ऐसी कॉम्बिनेशंस थी जो शायद संभवतः आपके पक्ष में गई। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं या आपका अपना कोई अलग मत है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ना परिवारवादी पार्टी है, ना क्षेत्रवादी पार्टी है, ना जातिवादी पार्टी है। सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, कार्टर बेस्ड पार्टी है। बड़े से बड़ा नेता भी सबसे पहले कार्यकर्ता होता है और बड़े छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी एक कार्यकर्ता ही होता है और उसी लग्न से काम करता है जिस प्रकार से कोई बड़ा कार्यकर्ता काम करता है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये देखिए, आम चुनाव के रिजल्ट को आप देखेंगे और उनके बाद जब उसकी परतें खुलनी शुरू हुई तो जनता को संज्ञान हुआ कि भाई किस प्रकार से इन लोगों ने बातें कही, किस प्रकार से इन्होंने एड़ी चोटी का एक जोर लगाया, लेकिन फिर भी इनको सफलता मिली नहीं। तो देखिए, हमारे कार्यकर्ता तो ही हमारे पूजनीय कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल तक जा करके इस भ्रम को फैलने नहीं दिया, उसको रोका, उसको काउंटर किया। और चुनाव में हर पार्टी की अपने अपने अलग रणनीति होती है, उसी रणनीति के आधार पर वो काम करती है। हमारी भी रणनीतियां हैं, हम उस पर काम करते हैं और हमें उस पर सफलता मिलती है। और समय अनुरूप अपने आप को चेंज करते रहना, अपने आप को बदलते रहना, अपने आप को रिन्यू करते रहना, ये हमारी पार्टी की एक खासियत है और इस कारण से हमें सफलता मिलती है। जाट वर्सेस गैर जाट की लामबंदी भी आपने खूब की है साहब, और क्या वो जो गैर जाट वोट आपको मिले हैं संभवतः आपकी जीत के लिए, वो भी एक फैक्टर है क्या? नहीं, देखिए, हम क्या कह रहे थे कि जातिवादी पार्टी नहीं है। ये लोग जो बांटने का प्रयास करते हैं, केवल सनातनियों, केवल हिंदुओं को ही बांटने का प्रयास करते हैं और उस पर आप देखिए कि उस पर क्या प्रतिक्रिया मिली है। और पीडीपी के परफॉर्मेंस पे क्या बोलिएगा? क्योंकि बीजेपी के लिए अब ये भी कहा जा रहा है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से सटती हैं या मिलती हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वाकई यदि आप देखें चरितार्थ भी हो रहा है। आप जेजेपी का हश्र देख लीजिए, आप पीडीपी का हश्र देख लीजिए, हर वो पार्टी जो आपके साथ मिलकर गठबंधन में सरकार चलाई वो तो खत्म ही हो गई साहब। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? खत्म हो गई सर? खत्म तो उसे कहते हैं जब सुपड़ा साफ हो जाए। सर अब क्या 2-3 सीट की बात को आप चलिए ठीक है, आप उनके कार्य को जनता में रखने, या अगर वो जनता को नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है? अच्छा। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हमें संविधान स्वतंत्रता देता है और आप लाउडस्पीकर भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आपके उन सारे उपायों के बाद भी अगर जनता कन्विंस नहीं होती है, भारतीय जनमानस, भारतीय मतदाता अगर कन्विंस नहीं होता है तो उस पर किसी पार्टी का क्या दोष हो सकता है? तो देखिए, रिजल्ट बता रहे हैं। आप देखिए ना कि क्या अगर इस तरह के कोई आरोप होते, उसमें सत्यता होती तो क्या हमें इतनी प्रचंड जीत मिलती? हरियाणा के लोगों ने देखा कि पिछली बार जब हमें सहयोग की जरूरत पड़ी थी तो क्या अच्छा, सिंह साहब एक बात ईमानदारी से बता दीजिए, इतनी बड़ी जीत की क्या आपको जरा सी भी उम्मीद थी? ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ दिया कि देखिए, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता चाहे वो चुनाव लड़े या ना लड़े, जो कि इस राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिभागी होता है, वो निश्चित तौर पे अपनी जीत की ही बात करता है, बड़ी जीत की बात करता है। आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यालयों में क्या हुआ था। ढोल वाले आज लौट रहे हैं कांग्रेस से बिना पैसा लिए ही, वो भी मुस्कुराते हुए लौट रहे हैं। क्या करें, उनको भी पता है कि सच्चाई क्या है। हाँ, ठीक तो है। एक है कि कल तक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये उम्मीद और सपने लगा के बैठे थे कि हमारी जीत होगी, हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन सत्य जो है कुछ और है। आज जो है वो सत्य है। ठीक है। अब तो खैर आत्ममंथन का दौर होगा उनके लिए। तमजीद अहमद साहब, किसान, पहलवान, महिला, ये 3 फैक्टर्स थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए इस चुनाव में। क्या आपको लगता है ये तीनों फैक्टर्स नहीं चले तो क्यों नहीं चले? और क्या आपके पार्टी के अंदर रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए
जो वो एक बैटल बन गया था टॉप पोस्ट के लिए, उसने भी कहीं ना कहीं कुछ कसर कर दी। देखिए एक बात समझिए, जीत के कई दावेदार होते हैं, हार अनाथ होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब साफ है कि अभी तो इस पे मंथन और चिंतन हम लोग करेंगे। लेकिन आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी आश्चर्यचकित नहीं है, पूरा हरियाणा आश्चर्यचकित है, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आश्चर्यचकित है। आज यहाँ पे आके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन पिछले 2 दिन से सारे प्रवक्ता इनके टीवी डिबेटों से गायब थे। उनको पता था क्या हालत है हरियाणा के अंदर। जो पार्टी के प्रत्याशी प्रचार करने की स्थिति में ना हो, जो पार्टी के प्रत्याशी इस स्थिति में ना हो कि जाके वोट मांग सकते हैं गांव में, इस तरीके का बहिष्कार चल रहा था हरियाणा के अंदर। मैं सिर्फ नहीं था चुनाव पे, या सिर्फ कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं थी, आप लोग के भी पत्रकार लगातार चुनाव में थे। मैंने भी बहुत सारे पत्रकारों से आज सुबह से बात किया, तो आश्चर्यचकित है। दे आर ऑल्सो हैविंग ए सेम माइंड स्टेट कि ये कैसे हो गया। तो हो सकता है हम गलत हो सकते हैं, हमारे यहाँ बहुत फुटा फुटबॉल हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, लेकिन सारे लोग एक साथ गलत हो जाए, पूरे राजनीतिक विश्लेषक, पूरा मीडिया गलत हो जाए, पूरा एग्जिट पोल गलत हो जाए, सब एक साथ गलत हो जाए, ये संभव थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, सबको मंथन करने की जरूरत है, सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, सबको, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सबने यही रिपोर्ट दी थी। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी प्रत्याशी का बहिष्कार हो रहा है और उसी प्रत्याशी को वोट मिल रहा है, तो ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। सिर्फ हमें मंथन अपनी हार पे नहीं करना चाहिए, अपनी जीत पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें खोजना पड़ेगा, पत्रकार साथियों को भी खोजना पड़ेगा और हमको भी खोजना पड़ेगा। ठीक है, ये जीत का मजमून क्या है, ये जीत की स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई और कैसे लिखी गई, ये भी खोजना पड़ेगा। ठीक है, चुनौतीपूर्ण तो स्थिति हो ही गई है समस्त लोगों के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए, कि जीतते जीतते ऐसे क्यों हार गए, ऐसी कौन सी कारण रही। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की, अपनी बातों को रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से हरियाणा बीजेपी ने फतह कर लिया, थोड़ी सी कसक जम्मू कश्मीर में रह गई, क्योंकि वहां पर मामला पलट गया। मुद्दा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।